Today we'll be starting up with a new chapter that is electromagnetic induction. ठीक है, और इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि भाई ये होता क्या है और लाजमी बात है एक्सपेरिमेंट के अंदर ये चीज़ें किस तरह से सामने आ रही हैं। देखिए, अब तक हमने जितना पोर्शन पहले पढ़ा था उन सब चीज़ों में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी और वो ये था कि आप मैग्नेट यानी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर पा रहे थे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए। डीसी मोटर में था, आपने देखा था कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो करता हुआ जा रहा है। तो एक वायर के अंदर से करंट जब फ्लो करता हुआ जा रहा होगा तो हमने बोला था भाई उस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फिर लाजमी बात है एक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है, उस पर फोर्स वगैरह लगती है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि व्हाई नॉट रिवर्स, इसका उल्टा भी तो किया जा सकता है। तो कैसे, क्या मतलब रिवर्स किया जा सकता है? रिवर्स का मामला ये हुआ, उन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनाया जा सकता है तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करें, ऐसा मुमकिन है? तो जवाब मिला बिल्कुल हाँ, आप ये कर सकते हैं, आप मैग्नेटिज्म को यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, they took a coil of wire, as you can see over here, they took a coil of wire, they connected it to a voltmeter to detect if some electricity or voltage is produced or not. ये चेक करने के लिए कोई वोल्टेज जो है वो बन भी रहा है या नहीं बन रहा। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने एक मैग्नेट को कॉइल के पास लाके रख दिया। वो ये सोच रहे हैं कि भाई मैग्नेट मौजूद है तो करंट ही बनना चाहिए, आपके कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो फिर मामला ये हुआ कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, आपके कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनी नहीं रही थी। तो उन्हें इस बात में शक पड़ा कि यार वोल्ट मीटर रीडिंग तो है ही नहीं, वोल्ट मीटर की एरो बिल्कुल दरमियान में है, वोल्ट मीटर रीडिंग 0 हुई भी है। तो उन्हें इस बात का शक पड़ा कि हो सकता है हमसे कोई गड़बड़ हो रही है, हो सकता है कि मैग्नेट जो है वो लेट्स से कॉइल से इतना दूर है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाती। ये सेंटर जीरो का वोल्ट मीटर, सेंटर जीरो वोल्ट मीटर का मतलब ये इसका जीरो दरमियान में। अब अगर करंट राइट साइड पे बनेगा तो नीडल राइट पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, अगर करंट लेफ्ट साइड पे बनेगा तो नीडल लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये वाला मामला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला यार बाहर रखने से तो मामला नहीं बन रहा, मैग्नेट को वोल्टेज आ ही नहीं रहा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराया कि अगर कॉइल के अंदर रख के देखो, हो सकता है बाहर रखने की वजह से मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल से इंटरैक्ट ना कर पा रही, हो सकता है। तो when they started to move the magnet towards the coil, when the magnet was moving in your case number 2, तो उन्होंने देखा कि अब भाई डिफ्लेक्शन नजर आई है, देयर इज डिफ्लेक्शन। सही, वोल्टेज आपके पास मिला, आपके पास वोल्ट मीटर रीडिंग मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आपको मिला +2 मिली वोल्ट, मिसाल दे रहा हूँ मैं, 2 मिली वोल्ट का वोल्टेज बन गया, बहुत ज्यादा नहीं बनता। सही, बहुत ज्यादा बनाने के लिए बहुत बड़ा मैग्नेट चाहिए होता है। अभी हमने एक छोटा सा लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हम जब मैग्नेट मूव कर रहे थे तो हमने देखा भाई नीडल डिफ्लेक्ट की। तो अब हम समझे हाँ बस सही है, कंफर्म हो गई बात, पहले मैग्नेट रखा हुआ था दूर तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कॉइल तक पहुंच नहीं पा रही थी, इस वजह से वोल्टेज नहीं बन रहा था। जब हम मैग्नेट को करीब लाए हैं तो अब जो है वो कॉइल की मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ने कॉइल से इंटरेक्शन की है और आपके पास करंट के वोल्टेज बन पाए। हमने सोचा ये काम करते हैं, इसको उठा के कॉइल के अंदर ही रखते हैं। तो हमने उठा के मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेट को कॉइल के अंदर लाके छोड़ दिया। अब यहाँ पे तो डाउट ही नहीं है हमें कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से इंटरेक्ट कर रही होगी या नहीं, अब तो कंफर्मली कर रही है ना, मैग्नेट तो कॉइल के अंदर रखा है, द फील्ड लाइंस आर डेफिनेटली कटिंग द कॉइल। लेकिन वही मसला, डिफ्लेक्शन 0, मैग्नेट डिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा आपके पास। हम तो खैर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करते हैं, उसके ऊपर मैं आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा कैसे। तो यहाँ पे जब हमने इस चीज का मामला देखा तो हमने देखा भाई शुरू में तो 0 आ रही थी रीडिंग, फिर वो 2 वोल्ट है, लेकिन अब ये फिर दोबारा 0 होगी। हमने बोला यार ये क्या मसला है, अब तो पक्का पक्का मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में एंटर हो रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो कॉइल से कट कर रही है और शोर कट कर रही है, ये अब क्यों मैग्नेटिक फील्ड, अब क्यों करंट नहीं बना पा रहा। तो हमने बोला यार बाहर निकालो इस मैग्नेट को,
pull this magnet out of the coil. Maybe there's something wrong with the magnet. So when you were pulling the magnet out, again you saw some deflection. आपको दोबारा deflection नजर है, लेकिन इस बार deflection opposite direction में थी. अब हमें एक बात समझ में आई. मैंने बोला उस्ताद यहाँ जो मामला है ना वो ये है, अगर आपने करंट बनाना है या इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो मैग्नेट को रखने का मामला नहीं है, उसको मूव कराओ. भले मैग्नेट को कॉइल की तरफ लाओ या कॉइल से दूर लेके जाओ, मूवमेंट जरूरी. देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल. रिलेटिव मोशन का मतलब ये है कि या तो एक चीज उसके करीब आ रही हो या उससे दूर जा रही हो. सही, आप कॉइल रोक के मैग्नेट को उसके करीब ला रहे हैं या मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, रिलेटिव मोशन. या मैग्नेट रोक दें, कॉइल को करीब ले आए या कॉइल को दूर ले जाएं, ये भी आपके पास पॉसिबल है, करंट बनेगा. लेकिन मूवमेंट उसने समझ लिया कि भाई मूवमेंट जरूरी है, बगैर मूवमेंट किए मामला हल नहीं होने वाला. तो भाई हमें यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई कि भाई हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज गोना बी प्रोड्यूस्ड, बनाने का रास्ता ढूंढ. अब हमने आगे मामला शुरू किया. हमने बोला भाई चलो, जब ये पता चल गया कि करंट बनेगा कैसे, मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर लिख देता हूँ मैं. way to produce electricity in the coil, या जिसको आप कंडक्टर भी बोल सकते हैं. A relative motion is necessary between the magnet and the coil. एक relative motion जरूरी. सही, relative motion से मुराद हमारी ये है either magnet या coil approach one another, or move away from each other. या तो एक दूसरे की तरफ आए या एक दूसरे से दूर जाएं, दोनों में से कोई एक मामला होना जरूरी है. तो या तो मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवा सकते हो आप, या मैग्नेट को कॉइल से अवे मूव करवा सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि मैग्नेट अपनी जगह, कॉइल को मैग्नेट की तरफ ला सकते हो, या कॉइल को मैग्नेट से दूर ले जा सकते हो. ठीक है, ये ऑप्शंस है आपके पास. इस वक्त मैं अपनी कमरे की विंडो के पास बैठा हूँ और क्या खूबसूरत बारिश हो रही है. मतलब इस बारिश में तो गर्म चाय हो, पकोड़े हो, चटनी हो और आप एंजॉय कर रहे हैं. देखो मैंने आप लोगों को जुल्म करके रखा हुआ है. इतनी खूबसूरत बारिश हो रही है इस वक्त, लिटरली मतलब कराची में ऐसी बारिश बहुत टाइम बाद देखने को मिली है मुझे आज. और देखो मैं यहाँ पे तुम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना पढ़ा रहा हूँ. तुम लोग भी सोच रहे हो सर कैसे जालिम इंसान है हमारे. लेकिन क्या करें, मजबूरी है. अगर अभी नहीं पढ़ाया तो पेपर में बारिश याद आ रही होगी और सोच रहे होंगे यार छोड़ देते उस बारिश को, पढ़ लेते. एक्सपो सेंटर की जो सन्नाटे हैं ये हमें खौफ दिला रहे हैं अभी. एक मिनट, लैपटॉप चार्ज पे लगा दो, इसकी भी बैटरी बिल्कुल जाने वाली है.
इससे पहले कि ये बंद हो। Give me a second. चलो मिस्टर जी, तो हमने यहाँ पे ये बात देख ली कि भाई किस तरह से आप रिलेटिव मोशन करके इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब बात करना शुरू करेंगे हम कि भाई जो बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी है उसको बढ़ाएं या कम किस तरह से करें। कम तो खैर नहीं करें, हम तो कोशिश करेंगे कि उसको इंक्रीज करने का हमारे पास रास्ता क्या, हाउ टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहला हमारे पास रास्ता ये है कि इफ वी कैन हैव लाइक मोर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। पहले जितने टर्न्स थे कॉइल के, अब हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा के देखनी है ना, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाने का रास्ता। तो हमने देखा कि जब हमने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करे हमें डिफ्लेक्शन ज्यादा मिली। मतलब अगर पहले 2 वोल्ट्स बन रहे थे 2 मिली वोल्ट्स, तो अब बने 4 मिली वोल्ट्स। वी नाउ हैव मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। कोई मसला नहीं मूवमेंट। We understand that the weather is really beautiful. You must have been enjoying in the rain, or the electricity would have hindered your attendance in class. तो 6th पॉइंट में हमने क्या करा, हमने नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बढ़ा, हमने बोला चलो मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ा के देखें। जब मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ाने से भी ऐसा इफेक्ट है, तो हमें नजर आया कि हाँ भाई मैग्नेट की भी जब हमने स्ट्रेंथ बढ़ाई उससे भी हमें डिफ्लेक्शन ज्यादा मिली। मतलब एक दफा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के देखा कि क्या इफेक्ट होता है, एक दफा मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ा के देखा। इसके बाद फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं, जब मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो उसकी स्पीड होगी, मैग्नेट की स्पीड चेंज करके देखते हैं क्या मैग्नेट को फास्ट करने से ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। उससे भी हमें यही इफेक्ट नजर आया कि जब हमने मैग्नेट की स्पीड बढ़ाई तो हमें वोल्टेज ज्यादा मिला। तो हमारे पास 3 रास्ते आ गए जिसके थ्रू हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करके, और अपने मैग्नेट की स्पीड को इंक्रीज करके। इन 3 तरीकों से हमने इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने का जो मामला है वो शुरू। तो हमें अपनी स्टेटमेंट में जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए तो हमें कुछ बातें समझ में आई कि जनाब खाली इंक्रीज मूव कराना जरूरी नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटरेक्शन तो है कॉइल के साथ, to produce electricity we need the interaction of the magnetic field। और फिर हमने ये देखा कि जितनी ज्यादा इंटरेक्शंस करवाएंगे और जितनी जल्दी करवाएंगे उतना फास्ट या उतना ज्यादा हमारे पास वोल्टेज बनेगा। हमने एक बात ये देखी, जब हमने स्पीड बढ़ाई थी ना, स्पीड बढ़ाने से अंदाजा होगा। सबसे पहली बात तो हमने यहाँ नजर आई, जो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहली बात, द फील्ड लाइंस must have a changing interaction with the coil। हमारी फील्ड लाइंस का कॉइल के साथ जो इंटरेक्शन है उसमें चेंज आना जरूरी है। सही, जैसे ये होता है ना, आपके पास ये फील्ड लाइंस मैंने बना दी, कुछ फील्ड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर दी, तो ये फील्ड लाइंस आपके पास इस कॉइल को जगह जगह कट करेंगे, ये इसकी इंटरेक्शन है।
सही है। इस चीज को हम टेक्निकली जो नाम देते हैं ना, हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। इस चीज को जो टेक्निकल नाम दिया जाता है ना, इंटरैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद द कॉइल, इसको टेक्निकली बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। मैं ये लिख देता हूँ, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज और कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है इंटरैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद द कॉइल। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कराता हूँ। तो हमने देखा भाई कि फील्ड लाइंस की इंटरैक्शन में चेंज आना जरूरी है, क्योंकि देखो इंटरैक्शन तो तब भी थी जब हमने मैग्नेट को उठा के कॉइल में रख दिया था। फील्ड लाइंस कॉइल को कट कर रही थी, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन हमें करंट कब मिला, जब हमने मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवाया या कॉइल से बाहर निकाला था। हमें अंदाजा हुआ कि भाई अगर हमें वोल्टेज वगैरह बनाना है तो उस इंटरैक्शन में, उस कटिंग में चेंज लाना पड़ेगा। जब चेंज आएगा तभी हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। फील्ड लाइंस मस्ट हैव अ चेंजिंग इंटरैक्शन विद द कॉइल। फिर अभी हमें इस बात का अंदाजा हुआ, जब हमने स्पीड बढ़ाई, हमें इस बात का अंदाजा हुआ, द फास्टर द चेंज, the larger would be the EMF. जितना जल्दी चेंज लेकर आओगे उतना ज्यादा ईएमएफ बना सकते, क्योंकि जब आपने स्पीड बढ़ाई थी ना मैग्नेट की मूवमेंट की, तो आपको ज्यादा वोल्टेज मिला। तो द फास्टर द चेंज द लार्जर वुड बी द ईएमएफ। और तीसरी एक बात आपने ये भी की थी, द ग्रेटर द चेंज, द लार्जर वुड बी द ईएमएफ। फास्टर वाला मामला स्पीड से क्लियर हुआ था हमें। और ग्रेटर द चेंज वाला मामला हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और जो आपके नंबर ऑफ टर्न्स थे उससे क्लियर हुआ। जब जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे थे उतनी ज्यादा इंटरैक्शन हो रही। ठीक, या इसको लिख दो, द ग्रेटर द इंटरैक्शन, change in interaction, ऐसा लिख, the greater the change in interaction, सही, जितना ज्यादा आप इंटरैक्शन में चेंज लाएंगे उतना ज्यादा ही है। और शुरू वाली बात हमें उससे पता चली थी कि भाई मोशन प्रोड्यूस्ड ईएमएफ, जब हमने मैग्नेट को या कॉइल को मूव किया था तब हमारे पास ईएमएफ था। तो इन तमाम बातों को फैराडे साहब ने अपनी एक स्टेटमेंट में कन्फाइन किया। ये सारे जो मैंने कहानियां लिखी थी उसको मैं वहां पे लिख देता हूँ, ये तो मैंने समझाया था ना आपको। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बात हुई थी। उसके बाद when the magnet moved inside the coil, अगला स्टेप जो था,
The third था when the magnet was put inside the coil. Again no EMF induced. जब मैंने फोर्थ में मैग्नेट बाहर निकाला था, नेगेटिव EMF इंड्यूस हुआ। इससे हमें एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि it is not just the interaction of field lines with coil, but the change in interaction. Between field lines and coil that produce EMF. ये बात हमें यहाँ पे क्लियर हो गई। फिर 5 और 6 का मामला हमारे पास क्या आया था? Increasing the number of turns, increase the EMF as there were more interactions. और इसी तरह increasing the strength of the magnet. Increase the EMF. Same reason, there was more interaction. हमें यहाँ से पता चला कि भाई the greater the interaction, the greater the change in interaction, the larger is the EMF. और आखिर में हमने स्पीड बढ़ा के देखी थी। The faster the motion of magnet, the larger the EMF induced. जिससे ये क्लियर हुआ था कि the rate of change, किस तेजी से चेंज आ रहा है, is the true determining factor for EMF induced. सही, रेट ऑफ चेंज आपके पास मैटर करता है, कितना चेंज और कितनी जल्दी आए, दोनों बातें बहुत है। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं जो हमने अब तक पीछे यहाँ पे पढ़ी थी और डिस्कस की थी। एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं। इन तमाम बातों को फैराडे साहब ने अपने पास जुमले में एक जगह कन्फाइन किया और फैराडे साहब ने अपनी स्टेटमेंट दी जिसको हम बोलते हैं Faraday's law of electromagnetic induction. According to Sir Michael Faraday, he stated that the EMF induced in the conductor इसको आप coil भी बोल सकते हैं क्योंकि वहां पे coil लगा हुआ था ना। EMF induced in the coil या EMF induced in the conductor is directly proportional
तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कि जो ईएमएफ आपके कॉइल में बन रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, यानी कितना ज्यादा फील्ड लाइन का इंटरेक्शन है और कितनी जल्दी वो इंटरेक्शन चेंज हो रहा है। ये दो बातें जो हैं ये डिसाइड कर रही हैं आपके ईएमएफ के इंडक्शन को जो आपके कॉइल के अंदर। और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को मैंने आपको बताया भी था, इट कैन बी अंडरस्टूड एज द इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद द कॉइल ऑफ वायर। मैं लिख दूं, ये मिट गया मुझसे। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जितना ज्यादा आपके पास चेंज हो रहा होगा और जितना क्विक चेंज हो रहा होगा, आप उतना ज्यादा ईएमएफ जो है वो अपने पास इंड्यूस कर पा रहे हैं। तो ये चीज जो है आपको हमेशा अपने ध्यान में रखनी है। ये फैराडे की स्टेटमेंट है, एग्जामिनर पूछता भी। क्या मसला है, सबक करो। सही, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ये आपके पास स्टेटमेंट। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स को भी मैं जरा समझा देता हूँ आपको ना, फ्लक्स क्या होता है। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके जहन में। ये लिख देता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स असल में कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ स्पेसिफिक एरिया। अगर किसी एक एरिया में से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो उस एरिया में से जितनी आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, उसको आप बोलते हैं ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये आपका एरिया, और इस एरिया में से आपके पास जो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, यू कॉल इट मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी तरह से अगर इसी एरिया में से ज्यादा फील्ड लाइंस गुजर जाती हैं, if you have more field lines passing through this area, say this means you have more flux over here. See, यहाँ पे आपके पास less flux होगा, and in this case you have more flux because now you have more number of field lines passing through the same area. वही एरिया ज्यादा फील्ड लाइंस गुजर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कहीं वर्ड नजर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद। वो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि वहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो गुजर रही है उस जगह। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का मतलब ये है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनकी लिंकिंग, इनकी इंटरेक्शन कॉइल के साथ। क्योंकि लिंकेज का जो वर्ड है ना, लिंकेज, लिंकेज का मतलब होता है लिंक होना। लिंक से मुराद आपके पास इंटरेक्शन या कटिंग बनती है।
तो जो लिंकेज होता है इसका मतलब यही होता है कि आपकी फील्ड लाइंस कॉइल के साथ लिंक हो रही हैं, कॉइल के साथ कट कर रही हैं, उनके साथ इंटरैक्ट कर लिंकेज है, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लिंकिंग एंड लिंकिंग बेसिकली मींस कटिंग और इंटरैक्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज असल में एक फैंसी नेम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉइल से इंटरैक्ट करने। यहां तक कोई मसला है तो पूछ लीजिए। बोलो फातिमा। बेटा मोर फ्लैक्स नहीं है ये फ्लक्स है। फ्लैक्स तो हम लोग करते हैं अक्सर, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। फ्लक्स, अच्छा इसको ऐसे समझो, जो मेजन वाले मेरे स्टूडेंट थे पुराने उनको शायद याद भी होगा, मोमल को शायद एग्जांपल याद हो। हमने फ्लक्स समझाया था इस तरह के, इमेजिन करो कि शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल के अंदर हमारे पास कह लें कि एक लिबर्टी बुक स्टोर है। ठीक, लिबर्टी बुक स्टोर का दरवाजा है, सही है, अच्छा बड़ा एक जगह दरवाजा बना हुआ है। तो लिबर्टी बुक स्टोर वालों ने 50% ऑफ की सेल लगा दी, बुक्स के ऊपर 50% ऑफ। तो फातिमा आप मुझे बताइए कितने लोग जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा लोग जाएंगे या नॉर्मल लोग जाएंगे? अच्छा ठीक है, आपको लगता है किताबें पढ़ने का शौक है, चलिए ठीक है। अब कंपेयर कीजिए, उसी शॉपिंग मॉल में एक शॉप है बाय द नेम ऑफ खाड़ी, उतना ही बड़ा दरवाजा है और खाड़ी ने सेल लगाई है 50% ऑफ। अब बताइए फातिमा के कितने लोग जाएंगे, समझी? ये है मेरे बच्चे मोर फ्लक्स। उस दरवाजे से जितनी लेडीज एंटर हो रही होंगी ना, समझ लो वो आपको फ्लक्स बता रहे हैं। हम ये कहेंगे कि भाई देयर इज अ ह्यूज फ्लक्स ऑफ पीपल गोइंग इनटू खाड़ी, सही है। बाद में अंदर जाके क्या होगा, हमारा मूरी कपड़े छीनना छीनी वो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, सही है वो एक अपनी जगह। सही है, सैलाब आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, जो कुछ आना है सब कुछ वहीं आ जाएगा तो वो एक अपनी जगह। लेकिन जो फ्लक्स का मामला है, फ्लक्स की अंडरस्टैंडिंग यही है कि भाई आपके पास कितने लोग, ये नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है flux, how many people are entering in that specific region, that is what you understand as flux. So more flux basically means more people entering an area, और अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो हम कहते हैं मोर फील्ड लाइंस एंटरिंग एन एरिया, कितनी फील्ड लाइंस किसी स्पेसिफिक एरिया से गुजरती भी जाए। अब ठीक है, गुड है, ये बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है इस बात को समझाने के लिए, तो जहन में फ्लक्स पक्के तरीके से क्लियर हो जाए। तो भाई हमने ये देख लिया कि भाई ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगा, लेकिन इस पूरी स्टेटमेंट में फैराडे ने एक बात का जिक्र नहीं किया। फैराडे ने ये तो बता दिया था कि जो ईएमएफ बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से रिलेटेड, लेकिन इस पूरे एक्सपेरिमेंट में एक चीज हुई थी, एक्सपेरिमेंट नंबर 4। जब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 4 कर रहे थे तो एक मामला हुआ, जब मैग्नेट कॉइल से बाहर निकाला जा रहा था तो डिफ्लेक्शन यानी वोल्ट मीटर रीडिंग नेगेटिव हो गई, डिफ्लेक्शन पलटी थी। फैराडे की स्टेटमेंट से ये तो समझ में आ जाता है कि आपके पास जो है वो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, उसको बढ़ाना है तो क्या करेंगे, उसको कम करना है तो क्या करेंगे, ये सारी बातें फैराडे की स्टेटमेंट बताती। फैराडे की स्टेटमेंट ये नहीं बता पाती कि ये पलटी क्यों डिफ्लेक्शन, इस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी।
हमें कैसे पता लगेगा कि नीडल राइट पे जाएगी या लेफ्ट पे जाएगी? अगर मैं नॉर्थ की जगह साउथ इस्तेमाल कर लेता तो क्या नीडल डिफ्लेक्ट करती लेफ्ट की तरफ या वहीं डिफ्लेक्ट कर रही होगी यहाँ पहले कर रही? ये जवाब फैराडे की स्टेटमेंट से नहीं आता। ये कुछ लूप होल्स थे या कह लो कि इनकम्प्लीट स्टेटमेंट थी फैराडे की, जिसको कंप्लीट किया था लेंज ने। और इसी वजह से लेंज की जो स्टेटमेंट है उसको अक्सर लेंज करेक्शन भी बोला जाता है, कि उसने फैराडे की स्टेटमेंट को करेक्ट किया था, उसको कंप्लीट करने का काम। लेंज की स्टेटमेंट बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट है और उसकी गहराई मैं आपको बताऊं। लेंज अपनी स्टेटमेंट में कहता है कि द ईएमएफ induced in the conductor is such that it opposes the change which produces it. वो उसी चीज को अपोज करता है जो उसे बना रहा है। क्या बात। ये तो भाई ठंडर ठंडर की आवाज भी आप लोगों को साथ साथ आई रही होगी। हाँ हाँ मेरे बच्चे, ये मैं समझाऊंगा। ये स्टेटमेंट मैंने सिर्फ अभी लिखी है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं समझाया अभी, ये तो अभी समझानी बाकी है। बस असल में वो ठंडर की आवाज आई थी और मेरी वालदा आ गई थी कि तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी तो पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो? तो इस स्टेटमेंट की खूबसूरती को समझिए। जैसे बारिश खूबसूरत है ना, इस तरह ये स्टेटमेंट भी बड़ी खूबसूरत है। लेंज ने कहा कि जो आपके कॉइल में ईएमएफ बनता है ना, उसका नेचर ये होता है कि वो उसे अपोज करता है जो उसे बना रहा है। मतलब ईएमएफ बना कौन रहा है? ईएमएफ मैग्नेट बना रहा है ना। लेंज ने ये बोला कि आपके कॉइल के अंदर वाला ईएमएफ ऐसे नेचर का होगा कि वो आपके मैग्नेट को अपोज करेगा। अब मैग्नेट की ऑपोजिशन का मतलब क्या है? आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ लाने की कोशिश करेंगे, वो उसे रिपेल करेगा, क्योंकि आप उसे पुश कर रहे हैं मैग्नेट को कॉइल की तरफ। वो उसे अपोज करेगा, वो उसे पुल करेगा, वो पुल बोला, उसे वापस बैक साइड की तरफ धक्का देगा, वो बोलेगा भाई वापस जाओ, बाहर जाओ, उस पर फोर्स यहाँ लगाएगा। और जब आप मैग्नेट को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, अंदर बनने वाला ईएमएफ ऐसे होगा कि उसे अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। मतलब the EMF induced in the conductor will be of such nature, it will try to oppose the change which you are trying to produce over there. If you're trying to insert the magnet to produce EMF, it will try to repel it. If you're trying to pull the magnet out, it will try to attract it. वो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, वो हमेशा उसके अगेंस्ट काम करेगा। तो अब अगर वो उसके अगेंस्ट काम करेगा तो हम यहाँ पे पहचान सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब देखो कैसे, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा तफसील में समझाता हूँ। लेट्स से मेरे पास ये कॉइल है, सही, और ये वोल्ट मीटर लगा हुआ था। मैं मैग्नेट को कॉइल की तरफ इंसर्ट कर रहा हूं, तो मैंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज ये कहता है जो अंदर अब इस कॉइल के अंदर ईएमएफ बन रहा होगा वो ऐसे होगा कि वो इस मैग्नेट की मूवमेंट को अपोज करेगा। अब देखो, आप नॉर्थ पोल से कॉइल की तरफ ला रहे हो मैग्नेट को, तो अगर इस मैग्नेट को अपोज करना है तो कॉइल ने इस तरफ नॉर्थ बना देना है अपने अंदर, और यहाँ पे साउथ बन जाए। कॉइल ने अपने अंदर यहाँ पे इस वाली साइड पे, लेफ्ट साइड पे नॉर्थ पोल बना देना है ताकि वो इस कॉइल की मूवमेंट को अपोज कर सके। तो यही चीज हम यहाँ लिखेंगे, इफ द मैग्नेट इज पुश्ड इनसाइड द सोलेनॉइड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, द करंट इन द कॉइल विल बी सच दैट the current in the coil will be such that it will try to push the magnet
आउट ऑफ द कॉइल, सही, उसे अपोज करेगा, उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा। हेंस it will produce the same pole as the one used to insert the magnet। जो पोल आप इंसर्ट करने के लिए यूज कर रहे थे वहां वो वही पोल बना दे। आप नॉर्थ से इंसर्ट कर रहे थे ना, वहां वो नॉर्थ ही बना के रख दे ताकि वो उसे रिपेल कर सके। आप साउथ से इंसर्ट करते, वो वहां साउथ बना देता। मतलब अभी तो मैंने नॉर्थ से इंसर्ट किया है ना, व्हाट इफ आई वुड हैव यूज्ड द साउथ पोल ओवर हियर, और मैं इंसर्ट कर रहा होता यहाँ पे, सही, तो वो यहाँ पे साउथ पोल बना देता और इधर नॉर्थ बना देता। तो अपने अंदर करंट ऐसा बनाता कि वो पोल हमेशा लाइट जनरेट करेगा अगर आप मैग्नेट इंसर्ट करें, क्योंकि उसे अपोज करवा। इन दोनों केसेस में हमारे पास रिपल्जन है, जो इस वक्त ऑपोजिशन का काम कर रही है, कॉइल को मैग्नेट से दूर रखने का काम कर रही है। और इस पोल को देखते हुए, इन पोल्स को देखते हुए आप करंट की डायरेक्शन बना सकते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल करके। यूज दीज इंड्यूस्ड पोल्स, जो पोल्स यहाँ पे बने कॉइल पे, यूज दीज इंड्यूस्ड पोल्स and the right hand grip rule to determine the direction of current in the coil। कैसे देख लो, राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई करेंगे। राइट हैंड ग्रिप रूल में क्या होता था, राइट हैंड ग्रिप रूल में जो थंब है, सोलेनॉइड के केस में बता रहा हूं, थंब जो होता है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है और कर्ल ऑफ फिंगर्स वो करंट बताती हैं। फिंगर्स का कर्ल आपको करंट बताएगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर पहला वाला ऊपर वाला रेड कॉइल देखूं, मैं थंब को पॉइंट करूंगा इस नॉर्थ की तरफ, इस नॉर्थ की तरफ। इसको मैंने सर्कल किया है। कॉइल का नॉर्थ देखना, मैग्नेट का नॉर्थ मत देखना भाई, मतलब मैग्नेट के नॉर्थ के चक्कर में तुम लोग परेशान होगा, क्योंकि करंट कॉइल में बन रहा है, इसलिए मैग्नेट का पोल भी कॉइल का ही देखो। तो थंब को पॉइंट किया नॉर्थ की तरफ, सही है। फिंगर्स ऊपर जा रही होंगी, सही, फिंगर्स आर मूविंग अप। मतलब अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करूं, वो ऊपर से पीछे से घूमती हुई आ रही है मेरी। कॉइल ऐसे ग्रिप हो रहा है कि फिंगर्स जो है वो कॉइल के ऊपर से उसे ग्रिप कर रही है। तो जो करंट होगा वो मेरे बच्चे ऐसा बना हुआ होगा कॉइल के, बाहर से कॉइल में करंट ऊपर जा रहा हो, नीडल इधर डिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से आपके पास जो है वो करंट फ्लो कर रहा हो। और अगर नीचे वाले केस में आए, राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई करें, तो इस वक्त नॉर्थ राइट साइड पे आया हुआ है कॉइल, क्योंकि आप मैग्नेट को साउथ पोल से इंसर्ट कर रहे थे ना, तो लेफ्ट पे साउथ पोल बन गया, क्योंकि उसे रिपेल करना था, अपोज करना था। तो लेफ्ट साइड है वहां, राइट साइड पे नॉर्थ बन गया। अब आप फिर दोबारा राइट हैंड ग्रिप रूल लगाओ, इस बार थंब राइट की तरफ पॉइंट हो रहा होगा, इस बार थंब राइट की तरफ पॉइंट हो रहा है, फिंगर्स का कर्ल नीचे की तरफ आ रहा है, फिंगर्स कर्ल होके नीचे की तरफ आ रहे हैं, सही, ऐसा लग रहा है जैसे कॉइल के पीछे से घूमते हुए आगे आ रहे हैं। कॉइल ऐसे चल रहा होगा, करंट ये घूमता हुआ यहां से, करंट ऐसा जा रहा है। अब देखो नीडल यहाँ डिफ्लेक्ट, ये बात फैराडे की स्टेटमेंट में नहीं आई थी, ये बात लेंज ने। आप जो पोल यूज करते हैं वो पोल डिसाइड करेगा कि अंदर करंट कैसा बन रहा है, और ये भी कि आप इंसर्ट कर रहे हैं इसको बाहर निकाल। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि भाई अगर मैग्नेट को मैं बाहर निकालता इस केस में,
अगर मैग्नेट को बाहर निकालना होता तो अब पोल ऑपोजिट आता, अब वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करता, वो यहाँ पे अट्रैक्ट करके अपोजिशन देता, क्योंकि आप उसे बाहर निकालना चाह रहे हैं, वो नहीं चाहेगा मैग्नेट बाहर निकाले, अब उसे अपोज करेगा, वो किसी हाल में खुश नहीं है। इंसर्ट करो तब भी मसला, बाहर पुल आउट करो तब भी मसला। अब अट्रैक्शन के थ्रू अपोजिशन हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो राइट हैंड ग्रिप रूल लगाओ, करंट की डायरेक्शन आपको पता चल रही है। तो मैग्नेट इज पुल्ड आउट ऑफ द कॉइल, the coil will try to attract the pole of the magnet. Okay, the coil will try to attract the magnet by inducing an unlike pole, sorry, like लिख दिया मैंने, an unlike pole on the left, सही, unlike pole induce कर दें ताकि ऑपोजिशन मिले और आपका मैग्नेट बाहर ना निकले। समझ में आई कुछ बात? बहुत गहरी गहरी बातें कर गया हूं मैं अभी। बेटा अगर आप में से किसी को भी इसके अंदर कोई मसला है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ लो, मैं जानता हूँ ये चीज मुश्किल है। हाँ, अगर किसी के जहन में ये सवाल है कि सर ये ऑपोजिशन है ही क्यों, उसका जवाब मुझे अभी देना बाकी। अगर किसी के जहन में ये है कि भाई क्यों अपोजिशन आ रही है सर, नहीं आती है अपोजिशन तो क्या हो जाता, इसका जवाब मैं अभी बिल्कुल दूंगा। इसके अलावा अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले, कोई बात ना समझ आई हो, लेंस लॉ ना समझ आया हो, फैराडे लॉ में कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी पूछ सकते। ठीक है भाई, किसी को कोई सवाल ही नहीं है, माशाल्लाह से समझ में आगे लगता है बात, या तो कुछ समझ नहीं आया, या समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, आज यहीं तक एंड करते हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगा आपके लिए अगर मैं इसके आगे भी लेके जाऊंगा बात को। बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, फैराडे लॉ तो लाजमी आता है, लेंस लॉ कभी कभी छोड़ दिया जाता है, लेकिन फैराडे लॉ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सवाल में लाजमी आता है। ठीक है भाई, तो आज का लेसन एक काम करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। इसकी जो रीजनिंग है वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे डिटेल के अंदर, ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए आपके जहन में, और फिर ये है कि कल उसको आगे कंटिन्यू। ख्याल रखिएगा आप लोग अपना, बारिश इंजॉय कीजिए, नहाइए जाके या बैठ के पकौड़े खाइए। टेक केयर।